अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो बेसिक चीज़ रहती है, इट्स अ काइंड ऑफ अ बेसिक चीज़, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया जाता है एंड इसी के वजह से ही काफ़ी चीज़ों की जो है हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं। वो होती क्या है चीज़? वो होती है चैलेंजेस। चैलेंजेस हर टाइप से आते हैं हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं है चैलेंजेस नहीं आते। नॉर्मल लाइफ की बात करूँ तो हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, हमारी हाउस होल्ड की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, ऑन टाइम यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं कि गेट ना बंद हो जाए। ये भी एक चैलेंज ही तो है जिसको हम ओवरकम कर रहे हैं। हालांकि ये लाइफ के पार्ट के एग्जाम्पल्स पे हैं, बट ट्रस्ट मी ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो हैं। अब बात करूँ फीमेल्स की, तो हम लोगों का टास्क क्या होता है? हम लोगों का टास्क होता है अर्ली मॉर्निंग उठना, सबको ब्रेकफास्ट बना के देना, ऑन टाइम यहाँ पे आना, यहाँ लेट ना हो पाना। इसके बाद फिर फर्दर हम लोग क्या है, ऑफिस में आकर मीटिंग्स करते हैं, फिर उसके बाद विजिट्स के लिए हम लोग कस्टमर को कांटेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को टाइम से कंप्लीट करनी होती है क्योंकि रात का भी शेड्यूल्ड होता है। तो 16 to 17 आवर्स के अंदर जो हम चीज़ें मैनेज करते हैं, ये एक चैलेंज को मैनेज करने के बराबर ही तो है। तो सेम हमारे रियल एस्टेट लाइफ में भी इसी तरीके के चैलेंजेस होते हैं हमारे साथ, जिसको हमको डिफीट करना होता है। और चैलेंज जब आप लोग डिफीट करते हैं ना, बहुत मज़ा आने लग जाता है क्योंकि वो आपको एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर देता है। और ये चीज़ मैंने खुद फील करी है। पता है, मुझे मेरे अंदर की कैपेबिलिटी खुद नहीं पता चल पाती है और मेरे सीनियर्स ये चीज़ मुझे रियलाइज कराते हैं कि आई एम दैट मच कैपेबल इनफ। और यही सारी कैपेबिलिटीज़ हम सबके अंदर होती हैं, बट हम लोग क्या है, उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते, उस चीज़ को कभी फेस करने के लिए सोचते ही नहीं, क्योंकि अंदर से एक इंफीरियर सा फील होता है, नहीं यार ये हो गया तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो इस सारी चीज़ों को क्या है, ये हमारे अंदर की एबिलिटी है, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, बट हम उसको खुद ही नहीं देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली बात करूँ तो कुछ भी XYZ किसी भी कस्टमर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कुछ बोलते ही नहीं है, वो कस्टमर सबसे ज़्यादा डेंजरस टाइप लगते हैं मेरे को, क्योंकि हालांकि वो विजिट सब कर लेते हैं कि मैडम ये भी दिखा दो, प्लॉट्स भी दिखा दो, SBD भी दिखा दो, बंगलो भी दिखा दो, सब दिखा दो, बट एट दी एंड जब आप उनसे पूछते हैं ना कि सर क्या क्या अच्छा लगा आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर, तो उस समय उनके पास कुछ जवाब नहीं होता। और आप उनसे पूछते हैं सर कि आप इसका कब तक रिस्पॉन्स करेंगे, क्या है इसका समझूं, तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। वो थोड़े से साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं हमारी, और हम वहाँ कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट दिखाने के बाद हमको भी लगने लगता है यार ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मतलब कोई अगर बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है तो समझ में भी आ जाता है, बट कोई अगर कुछ पूछ ही नहीं रहा है और सिर्फ देखे जा रहा है, तो वो क्या है, वो सबकॉन्शियसनेस डेवलप करता है हमारे अंदर। क्योंकि किसी का ना बोलना, किसी का ना पूछना क्या समझ आता है हमको, या तो ये सिर्फ हमारी रिस्पेक्ट रखने के लिए देख रहा है, या तो ये देख रहा है बट एक्सप्लोर कर रहा है, बट कुछ कंक्लूजन निकलने वाला है नहीं। तो उस केस में किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करें, इसलिए ये चैलेंजेस आते हैं हमारे साथ। चैलेंजेस आते हैं, इसको ओवरकम करने के बाद जो परफेक्शन बनती है, ट्रस्ट मी गाइज, वो परफेक्शन बेस्ट होती है। एक सेटिस्फैक्शन जो अपने अंदर बिल्ड होती है ना कि हाँ, आई एम दैट मच कैपेबल इनफ, यस आई एम रेडी टू डू दिस, आई एम रेडी टू डू दैट, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, उस एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत आप लोग शायद रिलेट कर पाएँ। एक कस्टमर का केस आया, अभी रिसेंट 15 दिन की बात हुई है। वो केस इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइप लग रहा है मेरे को कि यार पता नहीं क्या है, बीच में तो मैंने गिव अप कर दिया था। तो मेरे सर ने मुझे समझाने के बजाय पता है क्या बोला उस समय, कि आप छोड़ दो मैडम, अगर आपके बस की नहीं है डील तो मैं ले लेता हूँ, नहीं तो एक एसोसिएट बैठे थे सामने, उनको दे देता हूँ। और वो एसोसिएट भी एग्री हो गए थे, जो हंस रहे हैं अभी इस समय, वो समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वो बहुत इंटेंशनली एग्री हो गए थे कि मैं ले लेता हूँ। मतलब उन्होंने मुझे समझाने के बजाय उस चीज़ को रियलाइज़ कराया, अरे यार तुम चैलेंज तो लो, उस चैलेंज को एक्सेप्ट तो करो एटलीस्ट। किसी फाइनल स्टेज तक जाए बिना ही हम लोग गिव अप कर देते हैं। तो मेरे सीनियर मुझे समझाने के बजाय कि क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो ऐसे, उसके बजाय उन्होंने मुझे चैलेंज दिया कि रहने दो, आप अगर छोड़ दो, नहीं होता है तो किसी काम की तो बात है नहीं, हालांकि मेहनत आपने करी, अपनी बुकिंग के लिए कुछ भी किया है। तो उस समय आई रियलाइज कि यार नहीं, जब मेहनत मैंने करी है तो उस आखिरी मेहनत तक मैं जाऊंगी, रिजल्ट निकलेगा और रिजल्ट को निकलना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ उसके लिए। बाकी अब हम इसको स्टार्ट करते हैं स्लाइड बाय स्लाइड।
Overcoming challenges in the real estate industry involves a mix of strategy planning, adaptability and resiliency. Basically रियल एस्टेट में जब भी हम challenges को defeat करने की बात करते हैं उसमें always comes with the strategic plannings, और वो strategic plannings आपकी एक दिन में या 2 दिन में नहीं हो जाती हैं, वो डे बाय डे के वर्किंग करने पे ही आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डअप होती है। तो आज का करा हुआ फेल, कल का करा हुआ फेल 20 बार मुझे पास करेगा आने वाले समय में। आजकल सीनियर्स हमारे ऐसे नहीं समझाते कि आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो भी आजकल आपको चैलेंजेस देते हैं, अरे रहने दो, आपके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है मेरे बस की बात? क्यों नहीं कर सकती मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकती हूँ, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकती? अब इसमें जो बात की जा रही है, इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है मिक्स को, किसको? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स। हर एक चीज़ की स्ट्रैटेजी प्लानिंग पहले से की जाती है कि लेट सपोज अगर कोई फंक्शन होने वाला है तो हमारे सीनियर सर मिस्टर धनराज महेश्वरी जी प्लानिंग करते हैं कि आप लोगों को ये करना है, आप लोगों को कैनोपी संभालनी है। तो ये क्या है? ये प्लानिंग ही तो है, किसी चीज़ को सक्सेस करने की प्लानिंग ही तो है। कई बार इवेंट चलते चलते में भी ऐसे ऑन द स्पॉट चैलेंजेस आ जाते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए ही तो पहले प्लानिंग्स बनाई जाती हैं, तभी तो वो एट द एंड सक्सेस होता है। इसी तरीके से लाइफ में डे टू डे चैलेंजेस आते हैं, पर उनके लिए आप प्रिपेयर रही है और नई स्ट्रैटेजीज को गेन करने के लिए उस चीज़ की अडेप्टेबिलिटी को कंफर्म कर लीजिए कि ये चीज़ मैं अडेप्ट कर सकता हूँ कि नहीं, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ कि नहीं। इस चीज़ का मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बनते हैं किस बेसिस पे बनते हैं? क्वालिटी पे बनते हैं, डिमांड पे बनते हैं। डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, राइट? सप्लाई तो है, बट क्वालिटी और क्वालिटी स्टैंडर्ड वाइज डिमांड कितनी है? ज़्यादा है? कोई पैसे खर्च रहा है तो क्या उसको ऐसी बेसिक चीज़ चल जाएगी? नहीं, आप भी पैसे खर्च रहे हैं तो आपको भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चाहिए। आज मैं शर्ट ले रहा हूँ तो अगर वो मेरे क्वालिटी चेक्स पे ओके होगी तो ही मैं ले सकता हूँ। ये सारी चीज़ें पैरेलली चलती हैं, डिमांड और सप्लाई पैरेलली चलती है, बट डिमांड और सप्लाई इक्वल चलती है, बट उस सप्लाई के अंदर जो डिमांड होती है वो डिमांड कुछ पैरामीटर्स पे निकल कर आती है, लाइक वाइज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्रीमियम क्वालिटीज़। अब आज आप देखो रियल एस्टेट मार्केट में कितने लोग बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे? बट हमारे जैसी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स कोई दे पा रहा है? बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। अब ये क्या है? ये बिल्ड करता है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। अब आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे बिल्ड करता है? अरे आप में भी तो कोई ऐसी कैपेबिलिटी बनती जा रही है ना कि सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, यस और नो? तो कैसे कर रहा है? आप अपने चैलेंजेस को खुद फेस कर रहे हैं, उसको डिफीट कर रहे हैं, तभी तो आपके ऊपर कस्टमर बिलीव कर रहा है, वो आगे आपको और रिस्पॉन्सेस दे रहा है, अपने ब्रदर्स के, अपने सिस्टर्स के नंबर दे रहा है कि इनको भी प्रॉपर्टी लेनी है, दे आर लुकिंग फॉर द प्रॉपर्टी, यू आर द राइट वन जो आप दिला सकते हो। वो क्यों नहीं और लोगों का नंबर देता है? क्योंकि वो लेगेसी आप बिल्ड कर देते हो अपने कॉन्फिडेंस से। तो ये सिंपली आपका नेटवर्क ग्रो करता है। अब इसके अंदर सारे ही लोग आ जाते हैं। जैसे बात करूँ प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज़ की, तो जैसे हम प्रोफेशनल इंडस्ट्री हैं, यहाँ पर हम प्रोफेशनली अपने कस्टमर को एडुकेट करते हैं। मेरा एक कस्टमर है, उसने बुकिंग कर ली थी, उसको किसी ने बोला कि यार ये तो तेरे से जो ऑनलाइन इन्होंने पैसे लिए हैं 6 लाख रुपए लिए हैं, बाकी का पैसा तो कैश में ले रहे हैं। अब उसने पहली बार प्लॉट लिया था, वो एडुकेट नहीं था, उसके खुद के सगे भाई ने बोला तो गलत कैसे हो सकती है बात, उसको बोलो कि पूरे पैसे पे रजिस्ट्री कराए। अब उसके दिमाग में ये आया था कि हम पट्टे पे मकान बेच रहे हैं। होता है ऐसा, आते हैं चैलेंजेस ऐसे बुकिंग के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम प्रोफेशनली उसको एडुकेट करते हैं कि क्यों भाई साहब ये सब चीज़ें हैं, ये मार्केट के ट्रेंड्स क्यों हैं, हम क्यों इस चीज़ को फॉलो करते हैं। हमें क्या अच्छा लगता है फॉलो करना? नहीं ना, बट ये सारी चीज़ें जो है रूल्स के अकॉर्डिंग है जो कि हम करते हैं। अच्छा, इसमें ये जो नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, बेसिकली अगर बात करूँ, ये हम किसी एजेंट्स के थ्रू भी काम करते हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स बहुत सारे होते हैं, फ्रीलांसिंग काम करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को प्रमोट करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी से काफ़ी सारे जो लीड्स होते हैं उनको सेंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूँ ब्रोकर्स की, तो ब्रोकर्स भी ऐसे काम नहीं करते आपके साथ। ब्रोकर्स को भी आप ट्रस्ट दिलाओ कि भैया तू काम करेगा तो तेरे लिए ही अच्छा है, और इसको ट्रस्ट दिलाने के लिए हमारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमें जब जज करने बैठे हैं तो कंफर्म हो जाए कि हाँ यस
इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स, लेंडर्स, नेटवर्किंग कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स अपॉर्चुनिटी। अब आप जब अपना नेटवर्क बढ़ाते हो, जैसे सर ने उस दिन बोला था कि आप टीम बढ़ाते हो, अपनी एक पहचान बढ़ाते हो मार्केट में, तो ये क्या है, ये आपकी नेटवर्क बिल्डिंग है। अब सो एंड सो कोई भी पर्सन कहीं भी जाएगा तो वो कहेगा अच्छा वो रियल्टर निहारी का, समझ रहे हो आप। तो कहाँ से कैसे आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्ड होती है, कोई थर्ड पर्सन आपके बारे में बताने लगता है, उससे पहले ही सामने वाला आपको जानता है। दैट इज़ योर कनेक्शन जो आप बिल्ड कर पाते हैं। सेम अडेप्टेबिलिटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो अडेप्ट करो आपकी स्ट्रैटेजीज़ को, अडेप्ट योर स्ट्रैटेजीज़। जैसे मार्केट में चेंज आ गया, फॉर एग्जांपल कुछ भी XYZ, अब आपने जो स्ट्रैटेजी प्लान करी थी वो तो यार पिछले ट्रेंड के हिसाब से थी, अब मार्केट में नया ट्रेंड आ गया, तो आपकी स्ट्रैटेजी भी इस तरीके से मतलब स्टैटिक होनी चाहिए, बेसिकली मार्केट ट्रेंड के ऊपर होनी चाहिए, मतलब जो नया ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से होनी चाहिए, तभी आप अपने एक्चुअल कस्टमर्स को टारगेट कर पाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें बेसिकली बात करी जा रही है कि जो डाउन टर्न्स आते हैं मार्केट के अंदर, जो कि बेसिकली र्यूमर्स होते हैं और कुछ नहीं होते, उसकी वजह से हमारी सेल्स पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आने लग जाता है। अब जैसे बात करूँ तनिष्क कॉरिडोर की ही, उसके फेज़ 1 में जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आई हैं, कहीं ना कहीं आपके जो कस्टमर्स हैं जो फेज़ 2 के लिए आपने रेडी कर रखे हैं वो उससे इम्पैक्ट हो जाते हैं, राइट और रॉन्ग। इफ़ेक्टिव मार्केटिंग, अब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि हमको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए अट्रैक्ट करने के लिए बायर्स को। उसमें आपके दोनों फॉर्म हो सकते हैं, आजकल जो चल रहा है डिजिटल और ट्रेडिशनल। अब ट्रेडिशनल कैसे, ट्रेडिशनल ऐसे जैसे हम लोग कैनोपीज पे जाते हैं, कई कस्टमर शाय होते हैं, डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते, बट हम उनसे पूछते हैं फिर बात करने लग जाते हैं, तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल वे है। बहुत सारे कस्टमर आज भी बिलीव नहीं करते डिजिटल मार्केटिंग पे, दिखाते कुछ है, भैया दे कुछ देते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स आपको मिले होंगे ऐसे जो कैनोपीज पे बैठते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके साथ ऐसा हुआ होगा। तो इस तरीके से जो ट्रेडिशनल आपका जो वे चल रहा है उसको तो फॉलो करना ही है, पैरेलली जो न्यू फॉर्म्स आ रहे हैं, जो अपग्रेडेशन फॉर्म्स आ रहे हैं, उनको भी पैरेलली आप लोगों ने फॉलो करना है, तभी आप जो है अट्रैक्ट कर पाएंगे बायर को। किस तरफ, अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ। प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, ये तो हमारे ब्लड में ही है कि भैया एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करेंगे चाहे कुछ हो जाए, हैं। एक कस्टमर आ रहा है आपके पास 20 लाख रुपए की चीज़ या 15 लाख रुपए की कोई चीज़ लेने, तो मतलब वो आपको वैल्यू कर रहा है, तभी वो आपको पैसे दे रहा है, और वो मान के अपनी जेब से पैसे निकाल के आपको देने के लिए। तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या बनता है डिसीजन, अपने कस्टमर को प्रायोरिटाइज करना। सो इसमें बेसिकली यही बता रखा है कि ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर कस्टमर वेदर ही इज टेकिंग द प्रॉपर्टी और नॉट। बिफोर भी रखना है और आफ्टर भी रखना है, ऐसा नहीं है आफ्टर होने के बाद तो चलो जी भैया चले जाना ऑफिस और ये सब कर लेना और फलाना फलाना, ऐसे नहीं करना है। ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर कस्टमर बिकॉज कस्टमर गिव्स यू द नेक्स्ट कस्टमर। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बिफोर भी प्रायोरिटाइज करना है अपने कस्टमर को, विजिट कराते हुए भी, चाहे वो ले चाहे वो ये मेरी जॉब है मैं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हमको माइंड में रखनी है, वेदर बिफोर भी, बिफोर साइट विजिट्स भी एंड आफ्टर बुकिंग भी। ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर कस्टमर्स। स्टे एजुकेट एंड इन्फॉर्म्ड। स्टे एजुकेट एंड इन्फॉर्म्ड दैट मीन्स वही कंटिन्यूस लर्निंग होती रहेगी आपकी, और हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रखना। जैसे हम में से, आप में से सबने प्रेम सिटी विजिट करी है कि नहीं करी, बट कितने लोगों को पता था वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बन रहा है, जब तक रविराज सर ने नहीं बताया था। कुछ लोगों को पता था। तो यही कारण है, आपको इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा हर एक चीज़ के बारे में, आपको एडुकेट करते रहना पड़ेगा अपने आप को। ये फील्ड में आए हो तो अपने आप को एडुकेट करते रहना है, अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखना है हर एक चीज़ के लिए, तब भी आप एक सटीक इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को दे पाएंगे, जो कि किसी भी तरीके की संभावना या असंभावना प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड नहीं होगा। वो तभी हो पाता है जब आप खुद एडुकेट होकर इन्फॉर्म्ड करते हैं सबको। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बेसिकली इसके अंदर जो बात करी जा रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर, इसमें दो चीज़ों के बारे में बात करी जा रही है। एक तो आपके जो इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, देखो कस्टमर से मिलते ही इशू आ जाते हैं, सर ये, सर वो, सर ये तो ऐसे नहीं मान रहा, वैसे नहीं मान रहा। तो कैसे मानेगा, ये इश्यूज़ हैं जो हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद ऑब्स्टिकल्स वो जो बुकिंग के बाद आते हैं, जैसे कि कई बार
कस्टमर की प्रोफाइल में कुछ प्रीवियस ऐसा हो चुका होता है कि लोन के ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, राइट। उसने फोरक्लोजर करा दिया होता है किसी लोन का, बट स्टिल वो इम्पैक्ट कर रहा होता है कहीं ना कहीं। तो ये सारे क्या हैं, ये ऑब्स्टिकल्स हैं। ये कब आते हैं? जब हम खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हैं। और हम कब करते हैं? जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि हम चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए डरते हैं, हाथ कांपते हैं, नहीं भाई हमसे नहीं होगा, सर प्लीज़ आप कर दो, सर प्लीज़ ये कर दो, सर मेरे तो बस की ही नहीं है। क्यों नहीं है भैया बस की? एक बार फेल होंगी, 2 बार फेल होंगी, अरे 20 बार पास भी तो होंगी। क्यों? तो 20 बार पास होने के लिए 2 बार फेल हो भी जाऊंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे जब तक परीक्षा फेस करने जाऊंगी ही नहीं, जब तक एग्ज़ाम देने जाऊंगी नहीं, पता कैसे चलेगा क्वेश्चनेयर में क्वेश्चंस क्या आए हैं? बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं, आपसे बहुत आइरेटेड होते हैं, स्टार्टिंग में बहुत क्वेश्चंस करते हैं, एट द एंड स्लो डाउन होकर चेक भी वही दे के जाते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने देखा है। किसी भी ईजीएस्ट वे को कभी भी आप फॉलो ना करें। जो ईजीएस्ट पाथ फॉलो करते हैं ना, ट्रस्ट मी गाइज, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने अंदर बिल्ड ही नहीं कर पाते हैं। और यही कारण होता है कि आज भी 6-6, 7-7 साल होने के बाद भी, एक ही सेम फील्ड में रहने के बाद भी, हम इतने कैपेबल इनफ नहीं होते कि हम उस कस्टमर को फेस कर लें। क्योंकि साइट विजिट पे उसने इतने बुरे तरीके से हमसे बात करी थी कि हमारे दिमाग में यही था कि यार बुकिंग के समय कितना वो खाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम अपने सीनियर का सपोर्ट लेते, सर देख लो ना, मैम देख लो सर। तो वो सारी चीज़ें हमको नहीं करनी। मेंटेन अ ओपन कम्युनिकेशन विद ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। अब इसमें ओपन कम्युनिकेशंस रखना है। कई बार हम डरते हैं कोई क्वेश्चन पूछने से, यार ये क्या जवाब दे देगा और मेरे दिमाग में क्या आएगा, कहीं वो मुझे डिमोरलाइज ना कर दे। ऐसा कई बार होता है, येस और नो? बहुत बार ऐसा होता है, यार इससे क्या पूछूं, पूछूं कि नहीं पूछूं, रहने देती हूँ, फालतू में कोई ऐसा जवाब दे देगा यार फिर मेरा ना दिमाग ख़राब हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? बट ऐसा नहीं है। ऑलवेज ओपन कम्युनिकेशन की बात करनी है आप लोगों ने, जिसकी वजह से आप इफ़ेक्टिवली उस कस्टमर से बात कर पाएँ और उसके जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो भी कर पाएँ इफ़ेक्टिवली। अब कंक्लूजन क्या निकलता है? हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों जो सीखी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें, अब कंक्लूजन क्या निकलता है? ये सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजीज अप्लाई करने के बाद, चैलेंजेस को फेस करने के बाद, अब आपके पास क्या बचता है? सक्सेस आ जाती है आपके हाथ में। और वो ऐसे ही नहीं आती, बहुत उसके लिए गहन परिश्रम करना पड़ता है। कई बार, काफ़ी बार हम लोगों को कहते हैं ना, आग में अपने आप को झोंकना पड़ता है, तब जाकर हम वो सक्सेस कर पाते हैं। कभी भी गिव अप नहीं करना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मेंटली स्ट्रेस आएगा, ट्रस्ट मी, बट मेंटली बिहेवियर को सबको ओवरकम करने के बाद जो सक्सेस मिलती है, सक्सेस का मतलब वो तो है ही, बट आपकी जो ये और ये ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, इसको एक्चुअल में सक्सेस बोलते हैं। राइट और रॉन्ग? जो एक्चुअल में सक्सेस आपके हाथ में आती है, उसका ना वो अलग ही होता है। जो एक फीलिंग होती है ना, एक प्राउड फीलिंग, वो अलग ही होती है। और उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर इनबिल्ट हो गया है, वो अलग ही होती है, ट्रस्ट मी। बाकी दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मेरा ये सेशन है स्पेशली कॉलिंग स्क्रिप्ट एंड साइट विजिट जो टॉपिक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे, मतलब हम लोग जो काम करते हैं उसके अंदर। अपने टॉपिक पे आने से पहले, जॉब में आने से पहले या इस फील्ड में आने से पहले मुझे क्या चैलेंजेस आए, मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूँगी। मैं मतलब जिस परिवार से हूँ, जिस फैमिली से हूँ, हमारे परिवार में गर्ल्स को अलाव ही नहीं होता है कि वो जॉब करें। मतलब अगर मेरे जैसे फैमिली में, गांव में अपन जाके देख लें, या अंकल वगैरह के जो गर्ल्स हैं स्पेशली, किसी ने गलती से अगर 8वीं पास कर ली, किसी लड़की ने अगर गलती से 8वीं भी पास कर ली ना, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। मतलब मेरे भी पिताजी ने मेरे को 12वीं के बाद पढ़ाने के इसमें 2 बार सोचा। और जॉब का जब मैंने नाम लिया मैंने जैसे ही बोला कि मुझे जॉब करनी है, तो पापा ने बोला चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता अपने यहाँ। मतलब इतनी गलत चीज़ मानी जाती थी, तो लड़की के बाहर जाएगी, जॉब करेगी, और मतलब तुम क्या
तो ऐसी चीज़ें रहती थी। तो हमारे घर में क्या जॉब करना है, ये सब करना है, ये सोचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो मैंने फिर, अब पापा बड़े स्ट्रिक्ट है मेरे, हम 3 भाई बहन हैं, वो दोनों तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। तो मैंने बोला कि पापा मेरे को जॉब करनी है, तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं करनी है। तो पापा पापा हैं, और मेरा ऐसा स्वभाव, मैं ज़िद्दी हूँ थोड़ा, मेरे को ऐसा है कि ये चाहिए ना तो यही चाहिए। तो फिर मैंने जैसे डिसाइड किया मुझे जॉब करनी है, तो मना हो गया घर से, नहीं करनी है। मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर पापा को कहीं से पता चल गया। फिर मतलब एक ऐसा टाइम आया कि उसको, मतलब उस टाइम को अभी भी मैं सोचती हूँ तो मैं कभी कभी, मतलब उस टाइम पे तो बहुत रोया भी था मैंने। पापा ने मेरे को एक स्लेप मारा और फिर बोले कि तू या तो तू घर छोड़ दे या फिर नौकरी छोड़ दे। ऐसा बोला पापा ने, या तो तू जॉब छोड़ दे या फिर तू घर छोड़ दे। अब घर छोड़ नहीं सकते थे, जॉब भी नया नया जॉइन, जॉब भी करना था। तो अपने पिताजी के खिलाफ जाके उसको मैंने कंटिन्यू रखा। फिर नतीजा ये रहा कि बहुत सालों तक पापा ने मेरे से बात नहीं करी। फिर धीरे धीरे सब चीज़ें आगे बढ़ते गए अपन लाइफ में, सब धीरे धीरे चीज़ें मतलब सही होती गई। ऐसे मेरे सीनियर हैं यहाँ पे, जैसे अभी जो कल भी जैसे महेश सर ने टॉपिक लिया था, सर ने बताया कैसे उन्होंने शुरुआत की, स्टार्टिंग में बहुत छोटे छोटे काम किए और आज इतनी बड़ी टीम के वो ओनर हैं। महेश सर की भी काफ़ी बड़ी टीम है और काफ़ी सारे लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं, सिखाते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। नारायण सर ने अपनी जर्नी शेयर की थी, तो उन्होंने बताया था कैसे स्टार्टिंग में उनके दोस्त वगैरह उनको चिढ़ाते थे, सब बोलते थे सारी चीज़ें। दोस्त का चिढ़ाना एक ठीक है सर, लेकिन एक जहाँ फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, कभी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, कभी हालात सपोर्ट नहीं करते हैं। ऑफिस उधर था मेरा, पलासिया के उधर, कभी पैसे रहते थे कभी नहीं रहते थे। जिस दिन पैसे रहते थे उस दिन बस में आते थे, जब नहीं रहते थे तो पैदल आते थे, कभी खा लेते थे कभी नहीं खाते थे। ऐसे हालात थे, सब हालातों से लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे। फिर ऐसे ही किसी मतलब सपोर्ट सिस्टम की, ऐसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत थी, सर से कांटेक्ट था किसी तरीके से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी श्री धनराज माहेश्वरी सर का, जब भी यहाँ पर एक मतलब मेरा कोई इसमें योगदान है तो छोटा सा है कि मैंने सिर्फ साहस जुटाए रखा, गिव अप नहीं करा। और यहाँ पर मैं जो भी कर रही हूँ अभी पिछले 2-2.5 साल से जो समय होने आया, इसमें जो विशेष योगदान है, सभी लोग हेल्प करते, सभी सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन विशेष तौर पे जो योगदान है श्री धनराज माहेश्वरी सर और श्री रविराज माहेश्वरी सर का विशेष योगदान है। अब जैसे हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, कॉलिंग स्क्रिप्ट या साइट विजिट में मेरे से कुछ इसके ऊपर टॉपिक्स मांगे थे सर ने, तो मैं जो फॉलो करती हूँ उसके लिए एक लंबा सा बहुत सारे पॉइंट लिख के दे दिए सर को। लेकिन आप चाहें तो सिर्फ इसको शॉर्ट में 4 ही पॉइंट्स में समझ सकते हैं, 4 ही चरण में इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, आप नोट कर लो अगर आप डायरी वगैरह लाए हो तो। हाउ टू कॉल या इफ़ेक्टिव कॉलिंग स्क्रिप्ट या सेल स्क्रिप्ट, जो भी हेडिंग डाल के आपको लिखना है लिख लो। सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा इसका इंट्रोडक्शन, इन्वॉल्वमेंट, इन्फॉर्मेशन और इन्विटेशन से। हाँ, सबसे पहले बहुत ज़रूरी कि वो प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। नए जितने भी, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो कॉलिंग करते टाइम अपने हाथ में डायरी पेन रखते हैं, कस्टमर से मीटिंग करते टाइम, कॉलिंग करते टाइम, प्रेजेंटेशन देते टाइम या साइट पे जाते टाइम। कितने लोग तो विस्टा पे ऐसे आते हैं जिनके पास कुछ होते ही नहीं हाथ में है ना, कई बार आईडी कार्ड नहीं होता है गले में, कई बार ऐसे आ जाते हैं। कॉलिंग विजिट का आधार है और विजिट बुकिंग का आधार है। कॉलिंग आपने अगर ढंग से करी तो वो आपसे मिलने के लिए आएगा, मीटिंग और साइट विजिट अगर आपने ढंग से कराई तो वो आपसे परचेस करेगा। लक बाय चांस हुआ है ये, कल यस्टरडे ट्रेनिंग थी अपनी, मैंने तो किसी को कॉल किया नहीं था मॉर्निंग से, एक कस्टमर का कॉल आगे से आया। तो एक प्रॉपर मेरे पास चूँकि सारे रिकॉर्ड मेंटेन रहते हैं, कस्टमर का नाम भी उसी नाम से सेव रहता है। जैसे उनका कॉल आया मैं समझ गई सर का आज मुहूर्त निकला है, कितने साल बाद,
पूरे 3 साल बाद। अरे सच्ची बता रही हूँ, वो क्लाइंट का मैंने नहीं बुलाया उनको, मैंने कॉल भी नहीं किया, कल मेरा पूरा फोकस मीटिंग पे था। कॉल उनका आया आगे से, उन्होंने बताया मैम मैं शरद बात कर रहा हूँ, आपसे मेरी बात हुई थी। अब कॉलिंग का देखना, अगर इफ़ेक्टिव कॉलिंग आप करते हो तो क्या रिजल्ट मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। अब ये आप लोग सोच ले तो मैंने आज ही कॉल किया है, कल कस्टमर आ जाए, परसों बुकिंग हो जाए और मेरा चौथे दिन मेरा कमीशन मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। कस्टमर, मैं बता रही हूँ लिटरली, बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको। कल आए वो सर, मीटिंग किया, सारी चीज़ें की, लेकिन उनसे मेरी बात कब हुई थी? 3 साल पहले। कस्टमर ने खुद बताया मुझको कि मैम 2021 में आपसे मेरी बात हुई थी। मैंने उनको जब कॉल किया होगा तो कॉल पे मैंने उनसे कैसी बात की होगी कि उन्होंने 3 साल तक मेरा नंबर भी सेव रखा, मेरे को याद भी रखा, और मैं यूनिवर्सल से हूँ ये भी याद रखा, और वो खुद आगे से आके अपने से मिले। तो इस टाइप से अगर आप अच्छी कॉलिंग करते हैं, इफ़ेक्टिव कॉलिंग करते हैं, तो कस्टमर कनेक्ट रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है वो आपसे 1 मंथ में ही क्लोज़ हो जाए, उसके मतलब उनके प्लान के ऊपर रहता है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ग्रीटिंग आ जाता है। सबसे फर्स्ट हम ग्रीट करते हैं उनको, जो भी अपना टाइमिंग है, जो भी कॉल है, मतलब मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, जो भी है। तो गुड मॉर्निंग सर, मैं मेरे नाम से ही बता देती हूँ, अभी गुड मॉर्निंग ही चल रहा है। गुड मॉर्निंग सर, मैं ज्योतिका विश्वकर्मा यूनिवर्सल इंफ्राटेक इंदौर से बात कर रही हूँ। सर आपका एक इंक्वायरी आया था दिस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। सर मैं जानना चाहती हूँ आपका एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे कई बार हमारे पास जो ऑनलाइन इंक्वायरी आती है वो फ्लैट के लिए आ जाती है, फिर कुछ बातें होती है क्लाइंट के घर में, वो डिस्कस करते हैं, तो फिर उनकी वाइफ बोलती नहीं, कल यही हुआ, क्लाइंट बहुत फोकस कर रहे थे फ्लैट पे, लेकिन उनकी वाइफ बार बार उनको बीच में नहीं प्लॉट लेना है, प्लॉट तो ऐसा रहता है। तो लेकिन क्या है कि जैसा अपन उसको ना प्री जज नहीं कर सकते कि उन्होंने फ्लैट के लिए इंक्वायरी किया है तो वो फ्लैट ही लेंगे अपने से। मेनली अपन कॉलिंग करने का अपना पर्पस क्या है, हम उनसे कनेक्ट हो जाए, एक तो क्लाइंट से प्रॉपर कनेक्ट होना, और दूसरा अपना पर्पस ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट जानना। और ऑलवेज रिमेंबर यू आर रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल इंफ्राटेक, आप पर्सनली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो अपना नाम बता दिया आपने, कंपनी का एक शॉर्ट ब्रीफ कंपनी का भी उसमें नाम आपने बता दिया, कहाँ से बात करें, कंफर्म राइट पर्सन। कभी कभी हम लोग क्या, जैसे कॉल, हमारे में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है, कॉल कनेक्ट हुआ, जैसे उधर से उन्होंने हेलो बोला, इधर से हम शुरू, सर हाँ हेलो सर, मैं ये सर ये बात हुई थी अपनी, ये 15 मिनट बाद वो बोलता है सर किससे बात करनी है आपको मैं तो उनका ब्रदर बात कर रहा हूँ, मैं तो उनकी मदर बात कर रही हूँ, वो तो है ही नहीं घर पे 15 मिनट की आपकी सब मेहनत गई। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, पर्सन कंफर्म कर लिया आपने। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन जिस भी पर्टिकुलर जो भी आपको लगता है उनसे बात करने के दौरान कि वो मेनली कहाँ किस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, उस प्रोजेक्ट की बात करें, उनसे सटीक बात करें, जो भी उसमें आपको ऑब्जेक्शन कस्टमर के साइड से जो आ रहे हैं उसको हैंडल करें। कंफर्म क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ये अगर आपने कॉल पे कंफर्म नहीं किया तो आपका कॉल करने का कोई मतलब नहीं है। प्रोवाइड प्रोडक्ट डिटेल अकॉर्डिंगली क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अब कई बार कस्टमर अपने प्रोजेक्ट इतने सारे हैं कि हर प्रोजेक्ट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कॉल पे दे नहीं सकते हैं। कॉल पे कभी भी सेल का ट्राई आप बिल्कुल मत करें, कॉल पे सेल मत करें, आप उसको प्रेशर मत करें कि वो सेल ही हो जाए कॉल पे। कॉल सिर्फ आप अपना प्रमोशन, कंपनी का जो रनिंग या अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कर रहे हैं। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में एक शॉर्ट 1 लाइन में आप बता दें। कई बार क्या होता है, जैसे हमारी सबकी ख्वाहिश होती है ना कि हमारा कस्टमर हमारा ही रहे। अगर उसने मुझसे विस्टा में अगर ख़रीदा है फ्लैट, तो वो अगर ओरियन पार्क में प्लॉट परचेस करने की भी सोच रहा हो या रेफरेंस देने की भी सोच रहा हो, तो वो मुझको ही दे, मेरे किसी साथी को ना दे दे। कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही प्रोजेक्ट को लेके कॉल पे बैठ जाते हो, सिर्फ उसी की बात करते हो ऐसे झेट तक, और विस्टा के लिए इंक्वायरी आई तो सिर्फ विस्टा की ही बात कर रहे हो, प्रेम सिटी तो बता ही नहीं रहे हो आपके 28 तारीख को हमारा आवास मिला है। अभी वो दूसरा कॉल जाएगा किसी दूसरे भैया का, तो वो उनको बता देंगे, वो इनवाइट कर लेंगे, वो बुला लेंगे, फिर आप 10 दिन बाद उनको फ़ोन लगाना, फिर वो बताएंगे सर मैंने तो प्रेम सिटी में प्लॉट ले भी लिया, आपके यहाँ से ये नाम से कॉल आया था तो सभी प्रोजेक्ट का
एक एक बार ब्रीफ में उनको बता दें कि सर ये हमारे मेन ग्रुप है। ये चीज़ आप देखेंगे तो कंपनी का जो फोल्डर है उसके फर्स्ट सर के फ़ोटो के नीचे अपना जो फोल्डर है उसमें अपने मेन जो ग्रुप्स हैं वो 5-6 ग्रुप्स के नाम लिखे हुए भी है। तो वो चीज़ आप कॉल पे भी बता दें, और फिर जब क्लाइंट साइट ऑफिस पे या ऑफिस पे आता है हेड ऑफिस पे, तो वो तो शुरुआत तो वहीं से करनी है अपने को। हाँ, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फर्म कस्टमर बजट। कस्टमर का थोड़ा सा बजट भी समझ लें, नहीं तो आप बात किए जा रहे हो 53-55 लाख के फ्लैट की बात करे जा रहे हो। आप लास्ट में जब आप कॉल रखने का टाइम आता है कस्टमर बोलता है मैडम मेरा तो 18 ही लाख का बजट है। अब बताने के भी मतलब अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अब अपना तनिष्क कॉरिडोर हो गया, तनिष्क कॉरिडोर का इंक्वायरी आया आपके पास, आपने रेट ही ऐसा बताया कि सबसे पहले रेट ही बता दिया और कस्टमर उसकी क्वालिटीज़ नहीं बताई, बेनिफिट्स नहीं बताए, मतलब कॉलोनी है कैसी, बस सीधे डायरेक्ट सर 4200 का रेट चल रहा है। तो वो 4200 का रेट सुन के घबरा जाता है ना। आप उसको ये बोलो ना सर कि 16 लाख से प्लॉट स्टार्ट है हमारे यहाँ और हाईवे टच कॉलोनी है सर, सबसे बेस्ट कॉलोनी है, रेरा अप्रूव्ड है, ये सारी चीज़ें आप पहले ये सब चीज़ें बताओ ना, तो सही तरीके से कॉलिंग करें। टेक कन्फर्मेशन अबाउट मीटिंग शेड्यूल, इसी चीज़ के लिए हम कॉल कर रहे हैं कस्टमर को, ताकि वो हमें समझे, हम उसको समझें, आपस में हम कनेक्ट हों और हमारी कॉलिंग का कुछ रिज़ल्ट मतलब कुछ आउटपुट हमको मिले, वो एक हाँ बोले या हमसे मीटिंग का शेड्यूल फिक्स करे। तो मैक्सिमम टाइम तो कस्टमर कॉल पे यही बोलता है मैम मैं मंडे टू फ्राइडे बहुत बिजी रहता हूँ, मैं तो सैटरडे संडे ही आ पाऊँगा। सैटरडे संडे में भी आप पूछ लें उनसे क्या टाइम पे आ पाएंगे सर, मैं आप मतलब ये एक प्रोफेशनलिज्म अपने कॉल पे दिखना चाहिए कि हम कितने पैशनेट हैं या उनको देने के लिए प्रॉपर्टी, या हम एक सही पर्सन हैं, या हमने एक सही कंपनी से कॉल किया उनको, या एक फैक्ट जनरेट करें कि हाँ सर आपका जो रिक्वायरमेंट है या आपका जो मेरे पास लीड आया है सर, मैं उसको प्रॉपर मैं आपको वैसी ही डील प्रोवाइड कर सकता हूँ सर, आपके ही बजट पॉकेट मतलब वो साइज़ का हमारे पास प्रॉपर्टी है। अभी एक क्लाइंट है मेरे, उनसे चल रहा था मेरा मतलब फॉलोअप चल रहा था, तो वो मेरे को ना ऐसे तारीख पे तारीख देते जा रहे थे। मतलब जब भी उनको मैं कॉल करूँ तो मैंने कॉल किया तो बोलते मैम मैं तो शाम को 6 बजे फ्री रहता हूँ, आप शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे लगाए, मैम मैं तो कहीं मीटिंग में बैठा हूँ, आप कल सुबह लगा लेना। फिर कल सुबह लगाए, फिर कल सुबह लगाए, तो मैम वो 15 तारीख को लगाना आप, मैं उस दिन मैं बहुत फ्री रहूँगा, दिन भर फ्री रहूँ तो उस दिन लगाए। मतलब ऐसी चौथी पाँचवीं कॉल जब मेरी उनके पास गई ना, तो कस्टमर ने फ़ोन उठाते से बोला मैडम क्या गजब का फॉलोअप है आपका ठीक है, फेथ वाला मैंने बता दिया। क्लाइंट पे एक ट्रस्ट जनरेट करना है अपने को कॉल पे, तभी वो अपने को एक मीटिंग का शेड्यूल देंगे। क्लोजिंग में भी अपना जैसे मैंने जो 4 पॉइंट लिखाए थे उसमें से 3 पॉइंट आई थिंक कवर हो गए हैं मोटा मोटा। इंट्रोडक्शन, इन्वॉल्वमेंट और इन्फॉर्मेशन भी हमने प्रोजेक्ट का दे दिया। अब लास्ट में आता है क्लोजिंग करने का। तो क्लोजिंग में भी जैसे क्लोज कॉल को ऐसे करें कि कस्टमर आपको भूले ना। अगर आपने इफ़ेक्टिव मतलब आपने जो भी उनके साथ टॉक किया है, कॉल किया है, वो अगर इफ़ेक्टिव है तो वो तो खुद बाय खुद आपका नंबर सेव कर लेंगे मोबाइल में। लेकिन ये चीज़ एक बार आप दोबारा से बता दें, जैसे कई बार कस्टमर छूट जाता है, तो एक लास्ट में भी आपको एक बार अपना नाम रिपीट करना है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मतलब अपना कीमती समय दिया सर, या फिर आपने मुझे समय दिया, मुझे पूरा सुना सर। जो भी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए ये प्रॉपर मैं आपको रिटर्न में ऑन व्हाट्सअप शेयर कर दूंगा सर, प्लीज़ आप मेरा नंबर शेयर कर लीजिएगा। अगर वो आपका, ये तो अपना वो कॉल हो गया जो एक हम स्ट्रेंजर को कर रहे हैं और वो फर्स्ट टाइम हमको सुन रहा था और उसने हमको पूरा सुना और फिर पूरा एंड तक सुना और हमने सब चीज़ें बराबर करके फिर क्लोजिंग किया। लेकिन कई बार कस्टमर ऐसा भी नहीं बोलता ना कि हाँ हमको लेना है। कई बार तो कस्टमर ये भी बोलता है कि नहीं मुझे तो मैम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे तो नहीं लेना है, मैंने तो ले लिया पिछले महीने में, लेकिन मेरे किसी फ्रेंड को अगर लगेगा तो मैं आपका नंबर दे दूँगा, मैं आपको बता दूँगा। उस केस में भी आपको हाँ प्लीज़ सर आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। आपके फ्रेंड एंड फैमिली में किसी को भी अगर प्रॉपर्टी बाई करने का प्लान हो तो प्लीज़ सर आप मुझे रेफरेंस दे सकते हैं। मेरा नाम आप ज्योतिका विश्वकर्मा के नाम से सेव कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर एंड हैव अ नाइस डे। ऐसा कुछ बोल के अपने को कॉल क्लोज करना है ना। अब साइट विजिट के
कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी हम कर लेते हैं कवर जल्दी जल्दी। साइट विज़िट क्या चीज़ है? साइट विज़िट एक ऐसी चीज़ है कि एक हमारे प्रॉपर्टी में बोला जाता है कि हम प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हैं, हम सपने बेचते हैं, हम ड्रीम्स बेचते हैं। साइट विज़िट एक हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तरह होता है। साइट विज़िट के टाइम पे कस्टमर हमारे सामने खड़ा होता है, जिससे हमने इतने हाथ पैर जोड़े थे ना कि सर एक बार मीटिंग के लिए आ जाइए, सर एक बार हम मीटिंग कर लेते हैं, मैं आपको अपनी साइट दिखाना चाहता हूँ। जो हमने किया था ना उसका फाइनल टाइम आ जाता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आपको सबसे पहली बात वेल ड्रेसअप एंड फुल्ली ट्रेंड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगर आप ओरियन प्लानिट पे विजिट कराने जा रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, तो ये तो कॉमन बात है कि जो दिखता है वो बिकता है। मानते इस बात को? तो कैसा होना चाहिए हमारा ड्रेसअप? प्रोफेशनल प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए। उसके बाद उस प्रोजेक्ट की कॉलिंग में भी वही बात थी, यहाँ भी वही बात है। कॉलिंग में तो चलो एक बार चल जाता है, आगे पीछे लाइन आपने बोल दी तो लेकिन जो प्रैक्टिकल साइट विजिट होती है उस पर आपको एकदम सही सटीक चीज़ बतानी होती है। कई बार यस, और वहाँ पे मतलब ऑन कॉल भी आप ऐसी बातें ना करें। सही सटीक से कहने का मतलब वही है कि अगर कहीं पे किसी बिल्डिंग में जहाँ जैगुआर लगा है तो जैगुआर ही बताना। आपने अगर कॉल पे जैगुआर बोला है तो उसको वहाँ पे जैगुआर दिखना चाहिए, है ना? नहीं तो कई बार सीमेंट की बोरियाँ वहाँ पड़ी रहती है, कई बार वहाँ वो काम करते रहते हैं, मतलब वो एकदम आपका समझ रहे हो, जो विजिट कराता हो समझ रहे हो, है ना? तो साइट विजिट में उस प्रोजेक्ट का अगर आपको फुल इंफॉर्मेशन है तो आप अकेले करवा लो। अदरवाइज़ हर साइट पे हमारा एक इंचार्ज अवेलेबल रहता है। अगर आपको कुछ हेल्प लग रही है तो उनको साथ में आप ले जाओ, ताकि आपकी साइट विज़िट ना बिगड़े। आप एक बार ले जाओगे, एक बार अकेले जाओगे, फिर जाओगे, ऐसे विज़िट कराते जाओगे तो वो 1-2 बार, 5 बार, 6 बार कराने के बाद आपको आ जाएगा साइट विज़िट कराना। हाँ, ये जो टॉपिक है साइट विजिट के दौरान, कैरी प्रोजेक्ट रिलेटेड ब्रोशर और फाइल फोल्डर। जैसे मैंने बताया, कॉलिंग करते वक्त आपके पास में एक डायरी पेन होना चाहिए। वैसे ही विजिट कराते टाइम ये आपके पास होना चाहिए। एक ब्रोशर आप अगर ले जाते, भले छोटा वाला ले जाएं, ब्रोशर अगर आप ले जाते हैं अपने साथ में तो क्या होता है कि एक अच्छा भी लगता है और मतलब हमको डर नहीं रहता है मन में कि हम अगर कुछ भूल गए तो क्या होगा, है ना, अगर हम अकेले जा रहे हैं तो। बिल्कुल, बहुत सही बात बताई सर ने, बहुत ही अच्छा बढ़िया सिस्टम, बहुत ही मतलब डे बाय डे हमारे ऑफिस में तो वो उन सब चीज़ों के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वॉल्वमेंट बनता जा रहा है कि जो भी कमियां आती थी या जो चीज़ों की मतलब हमको ऐसा लगता था कि ये होना चाहिए, वो सब चीज़ें हो रही है। अभी कॉन्फ्रेंस रूम में प्रॉपर सारे मतलब कभी कभी पहले ऐसा होता था कि हम बैठ गए हैं और उस चीज़ का, उस प्रोजेक्ट का ब्रोशर मिलता भी नहीं था, कहाँ रखा है। कभी मनीष सर के केबिन में रखा रहता था, कभी कहीं, तो हम फिर पहले ढूंढते थे कहाँ रखा है। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात हो गई, सारे ब्रोशर्स वहीं पे अवेलेबल रहते हैं, तो वहीं से आपको मिल जाएगा, वहीं से आप साथ में ले जाओ। या फिर मैं बात कर रही हूँ साइट विजिट की, तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ब्रोशर साइट पर भी अवेलेबल रहता है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो अगर बाई चांस भूल गए हैं ले जाना तो। प्रॉपर आई कांटेक्ट एंड फुल्ली कॉन्फिडेंस, मतलब क्या होता है, जैसे प्रोजेक्ट का नॉलेज तो है आपको, है ना, प्रोजेक्ट का पूरा आपने पूरा जो सर ने समझा पूरा लिखा है आपने, है ना, मोबाइल में भी लिखा है आपने, कहीं ना कहीं है आपके पास, कर लोगे आप उसको। ब्रोशर भी आपके हाथ में और उसमें भी सब लिखा हुआ है, देख के बता दोगे आप। लेकिन अगर आपका कस्टमर से बात करते टाइम या प्रोजेक्ट समझाते टाइम कस्टमर के साथ प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट नहीं रहा, आप फुल्ली कॉन्फिडेंस नहीं रहे, तो वो आपके नॉलेज का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। कुछ मतलब एजुकेट है आप, लेकिन उसको ठीक तरीके से कस्टमर को आप बता नहीं पा रहे, कॉन्फिडेंस से आप नहीं बोल पा रहे, आपकी आवाज़ बहुत दबी दबी है, प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कस्टमर से, या कस्टमर पहली बात तो कॉल पे हो या मतलब सामने से हो, कम्युनिकेशन 2 वे होना चाहिए। 80-20 का रेशो आप रखें। कई बार क्या होता है, जैसे अभी हमको हमारे सर बोलते हैं कि एक अच्छा मतलब वक्ता बनने से पहले एक बहुत अच्छा श्रोता बने, तो एक बहुत अच्छा पहले लिसनर आप बनो। कस्टमर जो है, कस्टमर को आप 80% कस्टमर को आप बोलने दो, 20% आप बोलो, है ना।
क्योंकि आप ही बोलते जाओगे, कस्टमर को आप बोलने का मौका नहीं दोगे, कस्टमर कुछ बोल नहीं पाएगा, वो आपको बता नहीं पाएगा कि वो क्या परचेस करना चाहता है, तो आप भी नहीं समझ पाओगे। साइट विजिट के टाइम पर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में तो हम कस्टमर को बताते ही हैं, लेकिन जिस लोकेशन पर वो प्रोजेक्ट लोकेटेड है उस लोकेशन का या उस एरिया का या उस एरिया के आसपास सराउंडिंग में जो डेवलपमेंट चल रहा है या उसके फ्यूचर एक्सेप्ट और उसके जो उसको क्या एप्रिसिएशन मिलेगा उस लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करने पे या प्रॉपर्टी बाय करने पे, आपने चलो उसको पूरा समझा दिया। प्लानेट आप गए हो चाहे विस्टा आप गए हो, आपने प्रोजेक्ट पूरा समझा दिया कि सर ये साइज़ है, ये रेट है और इतने टाइम में ये रेडी हो जाएगा और हम आपको पोजीशन दे देंगे, लेकिन आपने उसको समझाया ही नहीं कि वहाँ पे बाय करने से या इन्वेस्टमेंट करने से उसको इन फ्यूचर क्या बेनिफिट मिलेंगे। वही पर्सन पर्टिकुलरली वो अपने खुद के लिए वो प्रॉफिट अगर वो नहीं समझ पाया तो वो आगे आपको क्या रेफरेंस देगा, वो देगा क्या एक और बंदे का नंबर आपको। अगर आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब संतुष्ट कर रहे हैं कि हाँ सर आप इसमें लेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। इसमें ROI का भी पॉइंट है, शेयरिंग फ्यूचर एप्रिशिएशंस एंड टेक अबाउट ROI यानी कौन से वाले ROI की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, वो बैंक वाले सर वाला ROI बात नहीं कर रहे, अपन अपने वाले ROI की बात कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर वो इन्वेस्टर है, क्योंकि जो हमारे प्री लॉन्च प्रोजेक्ट होते हैं, न्यू स्टार्ट जो प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पे स्टार्टिंग में कौन आते हैं ज़्यादा करके, इन्वेस्टर। और इस टाइप का जो लोकेशन होता है जो अभी डेवलपिंग है, जहाँ पे नर्मदा भी नहीं आई है, जहाँ की रोड भी नहीं बनी है, जहाँ पे कुछ चीज़ें अभी बाकी है, तो ऐसी जगह पे जाके परचेस करना कौन पसंद करता है, इन्वेस्टर ही जाते हैं ना। एंड यूज़र तो बहुत कम जाता है ना, एंड यूज़र तो बाद में जाता है ना जब वो पूरा रेडी हो जा, हाँ जब वो पूरा रेडी हो जाता है, जब उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैं यहाँ रह सकता हूँ, यहाँ पे पानी भी प्रॉपर है, लाइट रहेगी, यहाँ पे सब चीज़ें, रोड भी अच्छी बनी हुई है, तो एंड यूज़र तो वहाँ जाता है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट अपने ऐसे भी है ना जहाँ पे कुछ इस टाइप का है सीन, तो ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टर ही जाते हैं फर्स्ट। तो इन्वेस्टर अगर आपके पास आया है तो फिर उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन डील में, बताना पड़ेंगे ना उनको सारे फ्यूचर के रिटर्न्स वगैरह, ROI क्या मिलेगा उनको बाय करने पे, इन्वेस्ट करने पे, तो ये सब चीज़ें भी आप बताएं। ठीक है, आगे का थोड़ा सा और मैं अपने हैंड से बताना चाहूँगी। फॉलोअप, अब जैसे एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। एक कस्टमर है, वो आपसे कनेक्ट हुए, आपने उनको प्रोजेक्ट विजिट करा दिया, अब वो उनकी लेने की भी बहुत ज़्यादा इच्छा है, इच्छा शक्ति है, लेकिन परचेस करने के लिए फ़ंड की भी रिक्वायरमेंट होती है। उनका जो फाइनेंशियल अभी प्लान है या जो उनके पास बुकिंग के लिए जितना एक अपना DP होता है या उतना इनफ अमाउंट, अभी जैसे हमने बोला कि सर आज आप करते हैं टोकन या बुकिंग तो विथिन 1 वीक आपको देना पड़ेगा, तो 1 वीक के इसमें अगर उनके पास नहीं है या उनको ज़्यादा टाइम लग रहा है या कुछ 15 से 20 दिन या कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो जैसे उन्होंने बोला कि मैम अभी वो आपके ऊपर उनको ट्रस्ट हो गया है, वो बोल रहे हैं कि हाँ सर मैं इस मंथ में परचेस करूँ या अगले मंथ में परचेस करूँ, मैं परचेस आपसे ही करूँगा। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे अब क्लाइंट को भी थोड़ा सा अपने को समझना होता है कि वी आर बिजनेस पर्सन, हमको हमारा काम भी करना है, लेकिन कभी भी उसको प्रेशर ना करें और कभी भी फॉलोअप के नाम पे उसको परेशान ना करें। मतलब क्या रिजल्ट हो जाते हैं फिर, जैसे आपने अभी उसको सारी अभी तक की जो चीज़ें हैं वो सब बहुत अच्छी है, प्रॉपर है, उन्होंने आपको समझ लिया, आपने उनको समझ लिया, आपने उनके बजट को भी समझ लिया, उनको थोड़ा सा कहीं कहीं पे फिर अपन जाके उनके अभी प्रॉपर्टी एडवाइज़र थे, अभी आगे चल के उसके अपन फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बन जाते हैं कि सर कब आएगा आपके पास फंड, कैसे क्या अपन इसको शेड्यूल करें, सर आप सेल्फ पेमेंट करेंगे कि लोन पे जाएंगे, लोन पे अगर जा रहे हैं तो कुछ सर आपके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि अभी सर मैंने अपने बैंकर से आपके लोन के लिए बात किया है, बैंकर बता रहे सर कि 28 तारीख से जो पर्टिकुलर जिस बैंक से अपने को लोन लेना है उसके ROI बढ़ने जा रहे हैं सर, तो वो मतलब उस पर इन्वेस्ट जो उसका इंटरेस्ट है वो बढ़ जाए, उससे पहले सर अपन इसको क्लोज़ कर लेते हैं, या फिर उनका जो भी प्लान है, जैसे
7 डेज़ में उनको डीपी तो देना ही है, और डीपी का भी अगर अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो उसमें वो आपसे टाइम अगर मांग रहे हैं, थोड़ा सा कॉर्पोरेट करें उनको। नहीं तो क्या होता है, जैसे बहुत सारी बातें हो जाती है अपनी तरफ से, अपन उनको कुछ इस तरीके से फॉलोअप करते हैं कि सुबह कॉल, शाम को कॉल, फिर सुबह कॉल, फिर शाम को कॉल, और वो फिर आपसे इरिटेट हो जाता है, फिर वो आपसे आपका कॉल ही उठाना बंद कर देता है। और उस जो समय उन्होंने बोला था आपसे कि मैडम अभी 10-15 दिन का टाइम मुझे लगेगा, और तो छोड़ दो ना आप थोड़ा सा 10 दिन के लिए उसको। अगर आपने उसको प्रॉपर चीज़ें समझाई है और वो बोल रहे हैं कि मैं लूँगा तो आपसे लूँगा, तो थोड़ा सा दे दो उनको टाइम। नहीं तो क्या होता है, आप वो उसी हफ्ते 10 दिन में आप उनको इतना ज़्यादा परेशान कर देते हो कि वो आपका कॉल उठाना ही बंद कर देते हैं। फिर वही व्यक्ति अगले महीने में आपके किसी और दूसरे कलीग से जब उनकी परिस्थिति थोड़ी सी आपसे मतलब सहायता मांगने वाली थी, तो आपने उनको सपोर्ट नहीं करा, आप बार बार प्रेशर कर रहे थे उनको। और फिर जैसे उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हुई, अगले महीने में नेक्स्ट मंथ में आपके किसी दूसरे कलीग ने कांटेक्ट कर लिया, और फिर उन्होंने प्रॉपर हैंडल किया उनको, और फिर उन्होंने जब उनका फाइनल टाइम आया बुकिंग करने का, तो उन्होंने उनसे बुकिंग कर ली। तो ये एक मतलब मैंने फॉलोअप ऐसे करना है ये नहीं बताया है, फॉलोअप ऐसे ना करें ये बताया है मैंने, ठीक है। तो फॉलोअप का भी समझ में आया। फॉलोअप हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, टाइट फॉलोअप होना चाहिए, ऑन टाइम फॉलोअप होना चाहिए, और एक सही तरीके से कस्टमर को समझते हुए फॉलोअप आप करें। गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा जो सब्जेक्ट है वह है ओरिएंट पार्क का। ओरिएंट पार्क का अगर देखा जाए तो आज अभी हमारे कंपनी में अगर करंट में अगर आप प्रोजेक्ट देखे जाए तो करीब 16 प्रोजेक्ट अभी लाइव है हमारे पास में। कितने हैं? 16 प्रोजेक्ट। अगर आप शीट पर देखेंगे तो यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति के इन 16 प्रोजेक्ट में से कुछ ना कुछ तो ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो मेरे पसंदीदा होंगे, आपका अलग पसंदीदा होगा, आपका अलग होगा, हर किसी का कोई ना कोई एक पसंदीदा प्रोजेक्ट होगा। यस और नो? तो मेरा जो सबसे पसंदीदा जो प्रोजेक्ट है वो है ओरिएंट पार्क। वाकई मतलब प्रोजेक्ट तो बहुत है, बट ओरिएंट पार्क ने हमारे इन्वेस्टरों को जितना रिटर्न दिया ना, उतना रिटर्न किसी दूसरे प्रोजेक्ट ने अभी तक नहीं दिया। रिटर्न तो मिला है, बट ओरिएंट पार्क ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। मतलब 2 साल के अंदर ही करीब डबल से ज़्यादा रिटर्न हम अपने कस्टमर को दे चुके हैं। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल समाप्ति की ओर है, एंड की ओर है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जानकारी, जो ज़रूरी जो चीज़ें होती है, प्रोजेक्ट नॉलेज का आज जो सब्जेक्ट है, अधिकतर नॉलेज आपको दे चुके हैं। रविराज सर ने कल पूरा प्रेम सिटी का जब कवर किया था तो उसमें आपको लोकेशन की एडवांटेज सब बता दिए, क्यों कस्टमर उज्जैन रोड पर इन्वेस्टमेंट करे ये बता दिया, क्यों रहने के लिए है वो बता दी। नारायण जी ने आपको बहुत कुछ बता दिया। तो मेरे पास में मेरे ख्याल से आसपास की चीज़ों को बताने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा बचा नहीं, पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में शेयर करूँ कि ओरिएंट पार्क क्यों। अगर हम लोग बात करते हैं कि ओरिएंट पार्क का अगर मेरा सब्जेक्ट है, अगर आपके पास में कोई कस्टमर आया है तो वो ओरिएंट पार्क में जो अभी हमारी जो यूनिट्स बची है वो हमें सेल करना है, तो वो आपसे क्यों लेगा, क्या है आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी खासियत जो वो आपसे खरीदी करेगा इस प्लॉट के अंदर, इस कॉलोनी के अंदर। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगी। वो कैसे देख पाओगे? देखिए, अगर हमें ओरिएंट पार्क सेल करना है तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ की जो आवश्यकता है वो है आपकी इच्छा शक्ति। क्या है? इच्छा शक्ति। किसी भी प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो हम इस प्रोजेक्ट को इजीली सेल कर पाएंगे। अगर हमें इस प्रोजेक्ट को सेल करना है, वैसे तो लगभग हो गया, बाकी अभी भी काफ़ी माल हमारे पास में देखेंगे आप, 600 स्क्वायर फीट में हमारे पास में काफ़ी यूनिट अभी अवेलेबल है। अगर इस प्रोजेक्ट को आप सेल करना चाहते हैं तो सबसे जो ज़रूरी बात है ना, कितने लोग ऐसे जहाँ पर अभी तक आपने 2 से 3 बार ही ओरिएंट पार्क की विजिट करी है? सिर्फ 2 या 3 बार वाले, ज़्यादा कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा अपना मानना है कि किसी भी प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए या फिर उसको विजिट करने के लिए, उसको सेल करने से पहले कम से कम 10 बार आपको वो प्रोजेक्ट विजिट करना चाहिए मेरे हिसाब से। उस 10 बार में विजिट करोगे तो आप 200 बार में एक नई जानकारी आपके पास में आएगी, नई इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे कि हम कैसे कस्टमर को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारा ही ओरिएंट पार्क क्यों लेना चाहिए आपको।
उसमें होगा कि जब 10 बार जाओगे ना तो 10 के 10 बार आपकी अलग अलग चीज़ें क्लियर होगी। पहली बार जाओगे आपने देखा कि ओरियन पार्क कहाँ पर है, दूसरी बार जाओगे ओरियन पार्क में कितने प्लॉट है, हम कितने फीट के रोड दे रहे हैं, हम क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उसके अंदर, किस तरह का हम लोग कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं, कब डेवलपमेंट करेंगे, हमारे आसपास इस प्रोजेक्ट से आसपास 1.5 से 2 किलोमीटर का अगर जानकारी अगर आपने रख ली, मतलब सिर्फ ये इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, कोई सा भी प्रोजेक्ट अगर हमारी कंपनी का है, मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट के आसपास 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में जितने भी दूसरी कंपनियों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका भी नॉलेज आपके पास में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं अपनी अब ओरियन पार्क की ही बात करूँ तो ओरियन के पार्क का मेरे पास में कोई कस्टमर आया, मैंने उनको विजिट कराई, उन्होंने रेट पूछा तो मैंने अभी बोल दिया सर 3300 रुपये स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, अरे 3300 रुपये, बोले वो आपकी पास वाली जो कॉलोनी है वहाँ पे तो 2500 रुपये में मिल रहा है। क्या बोला उन्होंने, 2500 रुपये में मिला। पर अगर आपको आपके पास वाली कॉलोनी का नॉलेज नहीं है, नहीं पता कि वहाँ पर रेट क्या है, तो फिर क्या होगा पता, आप एकदम आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो गिर जाएगा, आपकी नज़रें उसके सामने झुक जाएगी। तो मेरा अपना मानना है कि हमारे प्रोजेक्ट को बेचने के साथ साथ में, हमारे प्रोजेक्ट की जानकारी होने के साथ साथ में आसपास के दूसरे प्रोजेक्ट की जानकारी भी आपको होना जरूरी है। ओरियन पार्क उसी में से एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। हमारा लोकेशन के बारे में हमने बता ही दिया है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो धर्मपुरी में सोलसिंदा गांव के अंदर हमारा प्रोजेक्ट ये आता है। 6 लेन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है। 6 लेन का काम अभी इलेक्शन के बाद कभी भी चालू हो सकता है और सिंहस्थ से पहले इसको कंप्लीट करना है। इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दीजिएगा आप। कस्टमर अगर आपके सामने आ रहा है कि सर ये जो उज्जैन रोड है ये 6 लेन बनने वाला है, ठीक है, पर सर ये सिंहस्थ से पहले कंप्लीट होना, और हर किसी को पता है कि सिंहस्थ 2028 में आने वाला है, यानी कि अगले 4 साल के अंदर ये रोड बन करके रेडी हो जाएगा। दूसरे प्रोजेक्ट में कस्टमर का ये रहता है कि यार हमको 3 साल या 4 साल में पैसा डबल हो जाता, बाकी यहाँ पर आपको डबल से भी ज़्यादा की ग्रोथ के चांसेस 100% है उज्जैन रोड पे। एक समय था जब उज्जैन रोड को कोई पूछता नहीं था, मतलब जब सुपर कॉरिडोर नया आया था तो उज्जैन रोड को कोई नहीं पूछ रहा था, पर आज ये स्थिति कर दी है उज्जैन रोड ने कि सुपर कॉरिडोर को कोई नहीं पूछ रहा है। जितने भी इन्वेस्टर है, हम जिन लोगों से मिलते हैं या जिन लोगों से बातचीत करते हैं, तो वो उज्जैन रोड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। 6 लेन बनना है, सिंहस्थ से पहले जितने भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं या नया डेवलपमेंट आ रहा है वो उज्जैन रोड पर हो रहा है। सीएम जो है हमारे वो भी उज्जैन के ही हैं, तो ये जो रोड है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होना है। तो इस बात पर खास जोर दीजिएगा आप कि सर ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर 6 लेन से लगभग कनेक्टेड ही हम लोग। 6 लेन रोड हो गया और फिर जो हमारी जो कॉलोनी के जो सामने जो रोड निकल रहा है वो कितने फीट का है, 100 फीट का रोड है। तो 100 फीट का रोड मतलब यहाँ से रोड पे जाने के लिए आपको मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का समय आपको लगेगा। तो लोकेशन की जो एडवांटेज है वो तो आपको बताना ही पड़ेगी। बात करते हैं हम लोग कि अगर हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे ओरियन पार्क में अगर हम लोग प्लॉट्स की बात करते हैं तो 277 प्लॉट की हमारी कॉलोनी है। कितने प्लॉट की है? 277 प्लॉट की हमारी कॉलोनी है। पूरी तरह से रेसिडेंशियल कॉलोनी है। इस कॉलोनी की बात अगर मैं करता हूं, अगर मैं दूसरी मेरा जो प्लस पॉइंट रहा इस कॉलोनी को बेचने का, मैंने कैसे हाईलाइट करके बेचा था, वो है हमारी कॉलोनी के अंदर जो दिए गए रोड है, उस रोड को हाईलाइट करके मैंने यहाँ पर प्लॉट्स बेचे हैं। दूसरी कॉलोनी आप जाइए, हमारी जो अपना लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज है उसके जस्ट सामने हाईवे वालों का एक प्रोजेक्ट है ना, हाईवे होम टाउन शायद वो उसका, तो उसकी रोड देखिए आप। अगर वहाँ पर आप बीच में एक गाड़ी खड़ी कर देंगे ना तो दूसरी गाड़ी वहाँ से आप पास नहीं कर पाओगे। और सबसे अच्छा तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं कस्टमर को जब रिटर्न जाता हूँ ना तो वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के वहाँ पे मुश्किल से 10 से 20 सेकंड के लिए गाड़ी रोकता हूँ और ये पूछता हूँ सर इस कॉलोनी के रोड देखिए और जो अभी हम जो देख करके आए वो रोड देखिए, वो ऑटोमेटिकली आपको जवाब देगा। जब कस्टमर इस तरह से कंपैरिजन देखता है ना किसी दूसरी कॉलोनी का और हमारी कॉलोनी का, तो उसको रिजल्ट फर्क पता चलता है कि यार हाँ यार, हम रोड चौड़े रोड होना कितना ज़्यादा जरूरी है। तो हमारी कॉलोनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कॉलोनी का जो मेन रोड है वो कितने फीट का है? 30 फीट का। और अंदर के जितने रोड है वो कितने फीट के हैं? 25 फीट के। तो 25 फीट और 30 फीट में इजीली 2 गाड़ी क्रॉस आपकी आराम से हो जाएगी। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर आप दीजिएगा। बिल्डर की हम लोग बात करते हैं तो AMG इंफ्रा के नाम से हमारा जो है हमारी फर्म है। और सबसे बड़ी बात कि इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ओरियन पार्क। कस्टमर को बिल्कुल आप अंदर डीप तक बताइए कि सर ओरियन ग्रुप का ये लगभग 10वां प्रोजेक्ट है हमारा। इससे पहले हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट डेवलप कर चुके हैं, अरविंदो के सामने डेवलप कर चुके हैं। तो जब ये चीज़ों का नाम गिना आपने भले से नहीं देखा, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने ओरियन हाइट नहीं देखा है, ओरियन स्टार नहीं देखा है, ओरियन गैलेक्सी नहीं देखा, बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि वो खत्म हो चुके प्रोजेक्ट। पर आपके नॉलेज में होना चाहिए। अगर आपके पास में फोल्डर है तो उस फोल्डर के अंदर हमारे सारे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है उनका हमने नाम उसमें
दिया है। तो आप गिना दो ऐसे, सर ओरियन स्काई है, ओरियन हाइट है, ओरियन गैलेक्सी, ओरियन प्राइड, ओरियन ग्रैंड, ओरियन लैंडमार्क, जितने भी हैं ये ओरियन के नाम से जब गिनाओगे तो एक फेथ उसका बढ़ेगा कि यार ओरियन नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट उसके पास में, इनके पास में है। तो ओरियन अपने आप में एक ब्रांड बन चुका। क्या बन चुका है? जिस तरह से अपना मार्केटिंग की अगर बात करें तो मार्केटिंग में यूनिवर्सल एक ब्रांड है, ठीक उसी तरह से प्रोजेक्ट के मामले में ओरियन भी अपने आप में एक ब्रांड है। हाईलाइट की हम लोग अगर बात करते हैं तो 277 प्लॉट की कॉलोनी है, 14 बीघा में ये फैली हुई है। कितने बीघा में? 14 बीघा में फैली हुई है। और सबसे अच्छी बात, जो कॉलोनी में जो कस्टमर जो अक्सर ये डिसाइड करते हैं, आपसे पूछते हैं कि कौन सी फेसिंग के प्लॉट्स है, तो यहाँ पर आपको सभी प्लॉट ईस्ट और वेस्ट फेसिंग में ही मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। सभी परमिशन हमारे पास में आ चुकी है, जिसमें टीएनसीपी, डाइवर्सन, रेरा, रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हमारी चालू है। तो फर्स्ट डे से कस्टमर यहाँ पे लोन रजिस्ट्री यहाँ पर करवा सकता है। अभी हमारा एक्सिस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, आईआईएफएल से भी हमारा प्रोजेक्ट जो अप्रूव्ड है, जो कि इजीली आपको लोन हो सकता है। प्लॉट की साइजेस की हम लोग बात करते हैं तो देखो ये एक साइज जो है ना बहुत मैटर करती है कि आपके कस्टमर को खींच कर लाने के लिए आपको ऐसे ही कस्टमर को अप्रोच करना है जिनका जो इंटरेस्टेड है 500, 600, 650 स्क्वायर फीट तक के जो कस्टमर है उन्हीं को। बहुत सारे कस्टमर 1000, 1200, 1500 तक के भी आते हैं, पर चूंकि अभी हमारे पास में इस प्रोजेक्ट में अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमें अगर ओरियन पार्क बेचना है तो यहाँ पे आपको इस साइज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान आप रखिएगा। डायमेंशन की बात करते तो 15-40, 600 स्क्वायर फीट में 15-40 सबसे अच्छी डायमेंशन मानी जाती है। 15 फीट चौड़ाई और 40 फीट उसकी लंबाई रहेगी, तो 15-40 काफ़ी अच्छी डायमेंशन यहाँ पर मानी जाती है। गाइडलाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर 1000 रुपये की गाइडलाइन है। अच्छा, गाइडलाइन हर प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए लगती है क्योंकि आपको दो तरीके के कस्टमर मिलते हैं, एक होता है इन्वेस्टर और एक होता है यूज़र। अब इन्वेस्टर की हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे मिलेंगे आपको जिनके पास ब्लैक का पैसा है, मिलेंगे ना, ऐसे ही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कम गाइडलाइन होना मतलब उनके लिए एडवांटेज है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मुझे किस कस्टमर, अभी मैं रिसेंटली बताता हूँ, मैंने अपना तनिष्क में 2 प्लॉट बेचे थे। अब तनिष्क में 2 प्लॉट बेचे तो उस कस्टमर की कंडीशन ही है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैश में देना है। तो एडवांटेज हमारा जो तनिष्क में जो मेन तो ये पार्क के लिए भी इंटरेस्टेड थे, पर पार्क में जो अपना बेसिक रेट है वो 3300 रुपये का और गाइडलाइन 1000 की है, पर वहीं पर तनिष्क में जो बेसिक रेट है वो करीब 4000 रुपये का और गाइडलाइन 1000 की। तो उसको इसके मुकाबले और 700 रुपये ज़्यादा ब्लैक का पैसा निकालने में उसको हेल्प हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि गाइडलाइन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है आपको सेल्स में, पर डिपेंड करता है आपको कस्टमर को बताने आना चाहिए, कस्टमर को पहचानना चाहिए कि हमें किस तरह का कस्टमर यहाँ पर मिल सकता है। करंट डिमांड की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी हम लोग 100% के स्टेज पर है। अगर कोई कस्टमर आ रहा है विदाउट लोन वाला तो उन्हें यही कहना है कि सर हमें मैक्सिमम हम लोग 1 महीने के आसपास का समय दे सकते हैं, जिसमें 50% हमें पहले 15 दिन के अंदर चाहिए और बाकी 50% के लिए हम लोग फिर 15 दिन का टाइम दे सकते हैं। रेट की हम लोग बात करते हैं तो 3300 रुपये का रेट है। सबसे महत्वपूर्ण किसी भी प्रोजेक्ट में 3300 रुपये प्रति स्क्वायर फीट का रेट है। आप अगर 10 के 10 कस्टमर ले जाओगे तो कोई भी कस्टमर आपका रेट सुन करके ये नहीं बोलेगा कि ये रेट सही है, वो हमेशा ये बोलेगा रेट तो बहुत ज़्यादा है। तो अपने दिमाग में ये मेंटेलिटी बना के रखिए कि रेट आप अगर इस कॉलोनी का आज की कंडीशन में अगर 1000 रुपये का भी रेट होगा ना, तब भी कस्टमर आपसे रेट के बारे में तो डिस्कस करेगा ही करेगा। तो रेट इसके 3300 की जगह मेरे हिसाब से अगर 3500 रुपये भी अभी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो भी जाएगा। तो रेट के बारे में आप निश्चिंत रहे, क्योंकि अगर आपने धर्मपुरी के आगे का एरिया नहीं देखा है, धर्मपुरी के आगे की हम लोग बात करते हैं तो धर्मपुरी के आगे आप जैसे चौराहा क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर आप जेतपुरा साइड जाइए, है ना, इधर आप और आगे की तरफ जाएंगे तो अपना रामा फास्फेट से पहले काफ़ी कॉलोनी है, उसके बाद में तो वहाँ पर रेट की अगर हम बात करें तो लगभग आपको 100-150 रुपये का ही फ़र्क दिखेगा, इससे ज़्यादा का फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। पर हमारे पास में लोकेशन का एडवांटेज है कि हम लोग उनसे करीब 3 से 4 किलोमीटर पहले हैं, तो हमारे लिए ये प्रॉफिट रहेगा। 100 रुपये का एमपीबी मेंटेनेंस का चार्जेस हमारे यहाँ पर है, तो ये भी आपके लिए एक फ़ायदे वाली चीज़ है कि हमारे यहाँ पे मात्र 100 रुपये एमपीबी मेंटेनेंस है। आप दूसरी कॉलोनी का जब डिस्कशन करेंगे ना, जब दूसरी कॉलोनी की जानकारी लेने जाएंगे तो ये मेंटेनेंस आपको या तो परसेंटेज में रहेगा या फिर कम से कम 150 से 200 रुपये की चीज़ें आपको यहाँ पर रहेगी। पेमेंट कंडीशन के बारे में हमने बात कर ली। एमिनिटीज़ की हम लोग बात करते हैं, पूरी तरह से एक ओपन इन्वायरमेंट है। टेम्पल हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर, कॉलोनी के अंदर एक मंदिर रहेगा जो कि कस्टमर को आकर्षित करने के लिए ज़रूरी कि मंदिर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम जो है कि हम बिल्कुल श्री राम जी के भक्त हैं, तो मंदिर तो वहाँ पर
चाहे तो मंदिर हम लोग बना कर दे रहे हैं, सिक्योरिटी बाउंड्री वाल रहेगी, 24 घंटे सिक्योरिटी रहेगी, और लैंडस्केप गार्डन हमने दिए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे गार्डन्स वहाँ पर दिए हैं जो कि मेन रोड पर भी देखने को मिलेगा और अपनी जो साइड वाली 25 फीट की जो रोड है उस पर भी आपको देखने को मिलेगा। चिल्ड्रंस प्ले एरिया हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, योगा और मेडिटेशन का एरिया भी हमने इस कॉलोनी के अंदर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं करी विजिट तो इस कॉलोनी को विजिट जरूर करिएगा आप। जॉगिंग ट्रैक है, सिटिंग एरिया है सीनियर सिटीजन के लिए, और ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई लाइन भी हमने यहाँ पर डली हुई है। एजुकेशन और नियर बाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट की हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी नारायण जी ने आपको बताई दिया, तो वही इंस्टीट्यूट यहाँ पर भी काम करेंगे, जिसमें आपका मेन लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल, श्री राम सेंटेनियल स्कूल, इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी, वैष्णव विद्यापीठ और ओरिएंटल यूनिवर्सिटी यहाँ पर मेन है। बाकी इसमें स्कूल और भी छूट जाएंगे आपको, जैसे भास्कर एकेडमी भी हमारे उसी रोड पर आती है। तो उसके अलावा एक और जो मंदिर है ना, मंदिर अपना श्री संस्कृति पब्लिक स्कूल, तो ये चीज़ें भी हमारे पास में, मतलब वहाँ पर अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो उसके लिए, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो स्कूल है, बड़े बच्चे हैं तो कॉलेजेस वगैरह भी यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर मेरे हिसाब से है नहीं। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो ओरियन पार्क में अगर आपने विजिट नहीं किया है, कोई समस्या आ रही है विजिट से रिलेटेड, या कॉलोनी से कोई क्वेश्चंस की बात आ रही है, या फिर कुछ भी क्लोजिंग की, तो आप एनी टाइम कभी भी मेरी हेल्प जरूर ले सकते हैं ओरियन पार्क से रिलेटेड खासकर। तनिष्क कॉरिडोर 2 जो अपना एक मेन हाईवे टच कॉलोनी है, क्या होता है कि बहुत जगह तो ये बताते हैं कि यार वो रोड आने वाला है, उसमें भी बिक जाता है माल, है ना। तो ये तो अपना मेन रोड टच कॉलोनी है जो कि 250 फीट से अप्रोक्स है ना। फ्यूचर में भी ये अभी तो 6 लेन हो रहा है, 8 लेन होगा, बाद में भी और बढ़ते जाएगा जैसे जैसे एक्टिविटीज़ आती है, जैसे बड़े बड़े मॉल हो गए हैं। अभी क्या इंदौर पूरा भर चुका है ना। जो अब आने हैं वो सुपर कॉरिडोर और अपना उज्जैन रोड पर आने वाला है। और अभी जो सुपर कॉरिडोर है वो लगभग अभी 5 साल से ज़्यादा लग जाएगा समय। जो एक्टिविटी जो उज्जैन रोड पे अभी चल रही ना, उसमें 5 साल से ज़्यादा लग जाएगा सुपर कॉरिडोर पे उतना ग्रोथ होने में, जितना ग्रोथ अभी अपना उज्जैन रोड हो रहा है। जैसे लॉकडाउन के बाद में काफ़ी तेज़ी से रेट बढ़े हैं उज्जैन रोड पर, क्योंकि सुपर कॉरिडोर पूरा सेल आउट हो गया था। अब जो आ रहा है पूरा 3-3, 4-4 किलोमीटर अंदर आ रही है कॉलोनी, उसमें भी रेट में भी यदि अभी देखें तो उसमें लगभग 3500 प्लस प्री लॉन्चिंग कॉलोनी होती है वहाँ पे। जैसा अपना क्राउन विक्टोरिया सिटी देख लो, लगभग 3250 से स्टार्टिंग हुआ था। जैसे अपना उज्जैन रोड हो गया है, तो अब यहाँ पे जो कॉलोनी आ रही है ना, जैसे आगे की तरफ भी देखेंगे ना, तो धर्मपुरी के आगे जो आती, जैसे शांति पैराडाइज हो गया है, तो रेट का जो देखें ना, तो धर्मपुरी के आगे 3000 के आसपास ही मिलेगा सब रेट जो पहले है। तो एक अभी सबसे कम जो रेट है अपना मेन रोड की जो कॉलोनी है वो है तनिष्क कॉरिडोर 2, जिसका रेट अभी 4200 रुपये है। कुछ यूनिट भी हैं 20 बाई 30 में, जो कि जिसका 4000 का रेट भी है। जैसे इसमें 2 फेस हैं, एक तो फेस बंद हो जाता है जो तनिष्क कॉरिडोर आ जाता है, जो सारा सेल आउट है ना। पर उसमें जेंट्री उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी फेज़ 2 में आएंगी, क्योंकि ये जो लॉन्च हुआ था लगभग 1200 रुपये 1300 रुपये के आसपास हुआ था, 1200 या 1500 के आसपास, है ना। तो उस टाइप पे जो जेंट्री थी वो अलग थी। अब अभी जो है वो अलग है, जब लगभग 3500 से 4000 के बीच में अभी अपन ने सेल आउट किया है। जैसे क्या होता है कि अपन इंदौर के कुछ जैसे एरिया देख लो, आनंद बाज़ार हो गया, साकेत हो गया है। अब आनंद बाज़ार एक अलग हो जाता है जेंट्री में, और साकेत एक अलग हो जाता है। साकेत में जेंट्री काफ़ी आपको अच्छी मिलेगी, प्लस पॉइंट ये है कि सारी जेंट्री एक जैसी मिलेगी। और इसमें क्या है, पानी पूरी वाला भी है, एक अलग भी है, दूसरा भी है, ठेले वाला भी आएगा फेज़ 1 में। अब जो अपना फेज़ 2 में वो एकदम मतलब एक्चुअल कस्टमर है, जो क्या बोलते हैं कि एक बजट वाला सेगमेंट है, जो 3500 से 4000 के रेट में लिया है जिसने, वो कस्टमर क्या ऐसे रोज़ के मतलब मेंटेनेंस भी प्रॉपर होगा आपका, है ना। जैसे तो आपने 2 साल का तो लिया है, इसमें भी 2 साल एक्चुअल नहीं बोलना है, जैसे 30/12/2025 तक का मेंटेनेंस है इसमें तनिष्क कॉरिडोर में। देखो अपने पास टाइम थोड़ा कम है तो अपन थोड़ा जल्दी बता देता हूँ आपको। जैसे प्रोजेक्ट अपना आ जाता है, लोकेशन उज्जैन रोड पर आ जाता है, मेन हाईवे टच कॉलोनी आ जाती है अपनी, है ना। रेसिडेंशियल प्लॉट हैं, और जो बिल्डर का नाम है गजेंद्र राठी जी हैं। जैसे कॉलोनी में टोटल प्लॉट 176 प्लॉट है ना। और जो टोटल बीघा का आता है वो 6.5 बीघा अप्रोक्स है उसका। और ईस्ट और वेस्ट फेसिंग में सारे प्लॉट हैं। प्लॉट डायमेंशन जो है वो 20 बाई 30 में है और 15-40 में। तो एक प्लस पॉइंट ये है कि अपना सारा 15-40 में सारा सेल आउट हो गया है। कुछ यूनिटी बची हैं जो 20 बाई 30 में है बस, है ना।
रेरा अप्रूव्ड है, परमिशन सब कुछ आ गई है, बिल्डिंग परमिशन भी लगभग आप मान के चलो 2 से 3 महीने में आ जाएगी, क्योंकि EWS LIG अपना सारा सेल आउट हो गया है ना। जो फाइनेंस हो जाता है एक्सिस बैंक, IFL और ICICI से हो जाएगा, है ना। यूनिट साइज़ सारा 600 स्क्वायर फीट है, कुछ एवरेज में जो बाउंड्री वॉल से लगे हुए हैं, कुछ 600 से बड़े हो जाते हैं, कुछ 600 से छोटे हैं, है ना। ये डायमेंशन में बता दिया है आपको 15, 40 और 20 बाय 30 में। गाइडलाइन जो आएगी वो जो रजिस्ट्री वैल्यू है वो 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट रहेगा। अभी करंट जो डिमांड है वो 100% कंप्लीट हो गया है पूरा, है ना। रेट आ जाता है 4200 रुपये, अदर चार्जेस आ जाता है 125 रुपये है ना। MP मेंटेनेंस 125 रुपये है इसमें। पोजीशन है वो 31/12/2025 तक है। रजिस्ट्री चालू है ना, रेडी टू रजिस्ट्री है पूरा। जैसे अपन बुकिंग करते हैं तो 51,000 का टोकन हो जाता है और 7 दिन में अपने को 40% पेमेंट चाहिए, 45 दिन तक अपने को क्लोज़ करना है पूरी वो उस डील को, लोन रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ मिला के, है ना। ये केस का हो जाता है ना, और ये लोन का भी सेम ही है। और तो केस में भी करते हैं तो पूरा करना ही है अपने को, लगभग 10 दिन में तो केस का हो जाता है। बाकी जो लोन का है वो लगभग 15-20 दिन हो जाता है। वो लोन के ऊपर डिपेंड करता है कि फ़ाइल कैसी है, तो उस हिसाब से बैंक में नॉर्मल रेट जो है 4200 है। EWS LIG 3300 रुपये था, वो सारा सेल आउट हो गया है। नियर बाय जो स्कूल हैं, कॉलेज है, जिसके बाद में जैसे पास में एक सबसे मेन रोड से लगा हुआ अरविंदो हॉस्पिटल आ जाता है, श्री राम सेंटिनल स्कूल आ जाती है, वैष्णव विद्यापीठ स्कूल आ जाता है, मतलब यूनिवर्सिटी आ जाती है, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी पास में ही है। देखा है ओरिएंटल यूनिवर्सिटी? बाकी सब मेन रोड पे ओरिएंटल यूनिवर्सिटी आ जाता है, अपना ओरिएंट प्लानिट वाले रोड पर आ जाता है ना। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज आ जाता है जो कि अपना ओरिएंट पार्क के पास में है। शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल आ जाता है ना। IIC कॉलेज जो इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज है वो भी अपना लाल बहादुर से टच ही है ना। जिसके बाद में और भी जो स्कूलें हैं जैसे भास्कर एकेडमी हो गया है, दिल्ली पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल हो जाता है जो कि पालिया रोड पर आ जाता है। भास्कर एकेडमी अपना ओरिएंट पार्क से थोड़ा सा पहले आता है, काशी विश्वनाथ मंदिर है ना उससे थोड़ा सा पहले है ना। जिसके बाद में माउंट कार्मल स्कूल आ जाती है जो कि अपना पालिया रोड पर आ जाता है। मॉडर्न पब्लिक स्कूल आ जाता है जो अपना पालिया रोड पर है। मतलब इंटरनेशनल स्कूल के भी हैं और जो नॉर्मल MP बोर्ड भी रहता है, CBSE बोर्ड भी रहता है, दोनों स्कूल है यहाँ पे। तो नियर बाय ये सारी चीज़ें बता दें कि कौन कौन सी स्कूल है, कॉलेज है। इसके अलावा प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी भी रेडी हो गया है, वो अलग एक थीम में बताया था, कल ही बताया था कि प्रेम सिटी का रवि सर ने बताया था उसके साथ साथ, है ना। जैसे मेन रोड टच हो जाता, अभी टाउनशिप पूरा बताया था, है ना। रेरा अप्रूव्ड हो गया है। थीम बेस गार्डन जो आते हैं वो अलग अलग है, लगभग 6 गार्डन है। 6 गार्डन का अलग अलग थीम पे बनाया है अपन ने, एक अलग यूनिक डिज़ाइन में बनाया है जो कि अभी तक किसी कॉलोनी में नहीं बनाया है। जैसे गजीबो भी उस पर सिटिंग में भी प्लान किया गया है ना। प्राइम लोकेशन आ जाता है, रेसिडेंशियल प्लॉट, ठीक है। एक जो सबसे ज़्यादा रहता है वाइड रोड का, जो कॉलोनी के अंदर रोड होते हैं 25 फीट, 40 फीट, 30 फीट ये होता है। तो इसमें 25 फीट का ये रखा है कि जो रोडों की लाइन है, मतलब एक रो में जो प्लॉट है लगभग 10 प्लॉट आते हैं। यदि ज़्यादा प्लॉट आते हैं ना तो 30 मीटर की रोड होती है उसमें, है ना। कम प्लॉट रहते तो 25 फीट में सफिशेंट होता है वो, क्योंकि कॉलोनी के हिसाब से भी निकाला जाता है कुछ 25 फीट 30 फीट के हिसाब से, है ना। जो टोटल यूनिट आएगा 176 प्लॉट आएंगे टोटल। ये 1540 का एक अलग जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये 1540 में आ जाते हैं पूरे, है ना। जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये अपने आ जाते हैं 20 बाय 30 में। हल्का से ये एवरेज में भी ये कुछ 15 बाय 37.5 के आसपास रहेंगे ये वाले प्लॉट, है ना। टोटल 6 गार्डन आ जाएंगे, अलग अलग गार्डन की थीम भी दी हुई है, वो अभी इसमें इसके बाद में आ जाएगा। EWS LIG सारा सेल आउट हो गया है। EWS के 10 प्लॉट थे, LIG के 9 प्लॉट हैं इसमें। इस प्रकार से ये गार्डन की थीम सब दी है, बैलेंस गार्डन हो गया है ना। एक ये दूसरा यूनिक गार्डन दूसरा डिज़ाइन किया हुआ है पूरा, जिसे जो एक पूरा एक स्टैंडिंग रो है, जो गार्डन की चार गार्डन की बजाय एक गार्डन दिखता है ना। उसके बीच बीच में इस प्रकार से गैप भी दिया हुआ है, वो भी अपन यदि वहाँ पास जाके देखेंगे ना तो एक दिख जाएगा पूरा। बाकी पानी की टंकी भी कंप्लीट हो गया है, फिनिशिंग भर के चल ही रहा है उसका। ये सीटिंग के हिसाब से इस प्रकार से गजीबो वगैरह रहेगा, छोटा जो एक रहता है जो गार्डन साइज के हिसाब से, गार्डन से थोड़ा
बाकी लोकेशन तो आप सब जानते ही, वैसे सेंट्रल जेल के सामने आ जाएगा, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी पास में ही है ना। थोड़ी आगे की तरफ जाते हैं सिसुगुंज स्कूल आ जाता है, उसके पहले रिग्नोदिया स्कूल आ जाता है, वहाँ पे भी कुछ कॉलोनी है, पर अभी क्या वो अंदर की तरफ है अपना और मेन रोड पर है। इधर भी बात करते हैं तो लगभग जैन दिवाकर 4500-4600 प्लस जा रहा है रेट अभी उसका, और अभी तक लगभग साल भर से ऊपर हो गया, बिल्डिंग परमिशन नहीं आया उसमें भी। तो उसमें भी कुछ चीज़ें हैं अभी, जैसे है ना, इधर वैष्णव यूनिवर्सिटी आ जाता है और इधर अरविंदो बाला लोकेशन आपने देखा ही है, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सर।